अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मेरा नाम सैयद मोहम्मद फैज़ान है और मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको क्लासेस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिज़ी रूटीन होता है या फिर ऑफिस की वजह से वो क्लासेस प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाते। तो उस पर्पज़ के लिए मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास वर्क किया है ताकि वो घर बैठे बैठे आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो मेरा जो ये चैनल है एजुकेशन ईवो के नाम से है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है educationevo.com और मेरे तक कांटेक्ट करने का जो नंबर है वो नंबर भी आपको स्लाइड्स के ऊपर दिया गया है और ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड किया गया है। तो लिहाजा किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इशू हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मेरे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अच्छा बच्चों, आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक बीकॉम फाइनल का है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है लेकिन है बहुत आसान चैप्टर। वो चैप्टर है आपका इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल्स होती क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीकॉम फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर है। तो पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ इंस्टॉलमेंट सेल्स के हवाले से, सेल्स के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को समराइज़ करेंगे। एक छोटी सी वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको जितना मैक्सिमम समझा सकें। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं ज़रा इंस्टॉलमेंट सेल्स होती क्या है। अच्छा, चैप्टर का नाम इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल्स से आपको पता चल गया होगा, नाम से पता चलता है कि इंस्टॉलमेंट सेल्स का मतलब है किस्तों पे बेचे जाने वाली चीज़ें। जो चीज़ हम किस्तों पे बेचते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्टॉलमेंट सेल्स कहलाती है। ठीक है बेटा। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम करने आते हैं इंजीनियरिंग से, कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल से आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स प्योर कॉमर्स के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको सेल्स का मतलब बेहतर पता होता है कि सेल्स होती क्या है हमारी। तो जैसे कॉमर्स का बच्चा फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आता है सेल्स, सेल्स कितने किस्म की होती हैं, सेल्स होता क्या है, कॉमर्स के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो भी स्टूडेंट है उसको सेल्स का पता तो है कि होता क्या, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती। चलें बेटा, मैं आपको ज़रा बता दूं कि सेल्स होती क्या है कॉमर्स के बैकग्राउंड से, सेल्स क्या होती है और फिर सेल्स कितने किस्म की होती है, और फिर हम आते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट सेल्स के टॉपिक के ऊपर। तो बेटा सेल्स होती क्या है? व्हाट इज़ सेल्स? सेल्स क्या है आपकी? सर सेल जो है वो जो चीज़ बेची जाए वो हमारी सेल है। बिल्कुल, जो चीज़ बेची जाए वो हमारी सेल्स है। सेल्स होता क्या है इन कॉमर्स और इन बिजनेस? सेल्स इज़ द रेवेन्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेटा एक इदारा जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, एक इदारा जो बिज़नेस कर रहा होता है। तो सेल्स क्या है? उसका रेवेन्यू है। ठीक है, उस इदारे ने जो भी चीज़ें कमाई हैं वो उसका सेल्स है। ठीक है, विच इज़ अर्न बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और गुड्स सोल्ड। दो तरीके तीन तरीके के इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी कारोबार आप कर रहे हो, चाहे वो कोई सामान ख़रीद के बेच रहे हो या कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हो या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अर्निंग कर रहे हो, तो जो भी किसी भी किस्म का आप बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ से जो भी चीज़ें आप कमा रहे हो, जो भी सर्विसेज बेच रहे हो या जो भी गुड्स बेच रहे हो, वो हमारी कहलाती है सेल्स। ठीक है बच्चों, ये सेल्स के हवाले से एक छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा, सेल्स कितने किस्म की होती हैं? तो यहाँ पे मेंशन है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहली सेल्स कैश सेल, दूसरी सेल क्रेडिट सेल, तीसरी सेल इंस्टॉलमेंट सेल। अच्छा, कॉमर्स का जो बच्चा है जो फर्स्ट ईयर से कॉमर्स पढ़ते हुए आ रहा है वो बच्चा बेहतर जानता है कि कैश सेल क्या होती है, क्रेडिट सेल क्या होती है और इंस्टॉलमेंट सेल। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल ये बीकॉम फाइनल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। बीकॉम पार्ट 1 तक के बच्चों को नहीं पता होता कि इंस्टॉलमेंट सेल्स कैसे होती है, हाउ टू कैलकुलेट। तो बेटा कैश सेल क्या है, क्रेडिट सेल क्या है और इंस्टॉलमेंट सेल क्या है? तीनों सेल्स में डिफरेंट क्या है? तीनों चीज़ें रेवेन्यू हैं आपके इदारे की, लेकिन तीनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट आ जाता है जो हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। अच्छा बेटा, कैश सेल्स क्या है? कैश सेल्स का मतलब मैंने कोई भी चीज़ बेची और आपसे पैसे ले लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको चीज़ बेची और आपसे पैसे ले लिया तो जाहिर सी बात है जब मैं सेल करता हूँ तो सेल प्राइस जो बराबर होती है वो होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक चीज़ ख़रीदी है 80 रुपये में और आपको मैंने बेची है 100 रुपये में, तो 80 रुपये मेरी कॉस्ट, 20 रुपये मेरा प्रॉफिट और 100 रुपये की मैंने आपको बेच दी। तो जब मैंने आपसे 100 रुपये कलेक्ट कर लिए तो मेरी सेल रिकॉर्ड हो गई 100 रुपये की। ये कहलाती है कैश सेल। आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने आपको सामान दे दिया। अब उसमें 80 रुपये मेरा
कॉस्ट थी, 20 रुपये मेरा प्रॉफिट था। ये तो बात हो गई कैश सेल की, कि जब मैंने सेल करी उसी वक्त मेरा प्रॉफिट भी रियलाइज़ हो गया और उसी वक्त मैंने अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर ली। ये तो आप नॉर्मली ट्रांजैक्शन देखते रहते हो। क्रेडिट सेल, ऐसा सामान जो उधार पे बेचा गया हो या फिर ऐसी सर्विसेज जो उधार पे दी गई हो। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से उधार पे माल ख़रीदा हो या उधार पे माल बेचा हो। अब मैं जब बेचने की तरफ आता हूँ तो सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ। जब मैंने बेचा उधार पे माल, ठीक है, 15 दिन का क्रेडिट है, 10 दिन का क्रेडिट है, 30 दिन का क्रेडिट है, वो आपके और आपके कस्टमर के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रीफर करते हो उधार पे माल देना और किससे कैश पे काम करना प्रीफर करते हो। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है, कोई पुराना कस्टमर है, कोई वेल नोन कस्टमर है, तो आप उसके साथ क्रेडिट पे काम कर लेते हो। 15 दिन का क्रेडिट, 10 दिन का क्रेडिट। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1000 रुपये का माल बेचा उधार पे, आपने बोला फैज़ान भाई मैं आपको 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद 1000 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे वेल नोन कस्टमर हो, मैंने आपको 1000 रुपये का उधार पे माल दे दिया, आपने मुझे अभी पैसे नहीं दिए, लेकिन आप मुझसे सामान लेके चले गए। जब आप मुझे सामान लेके चले गए तो मैंने उस सेल को रिकॉर्ड कर दिया अपना कि मैंने आपको 1000 रुपये का माल भेज दिया, सेल हो गई। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने ऑन दैट स्पॉट अपनी सेल रिकॉर्ड कर दी। यानी कि जो चीज़ मैंने 1000 रुपये की बेची है, फॉर एग्जांपल मैंने 800 रुपये के लिए था, आपको 1000 रुपये का बेचा, 200 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो वो 1000 रुपये की जो सेल रिकॉर्ड हुई वो मेरा रेवेन्यू हो गया। एट द टाइम ऑफ सेल मैंने उस प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड कर दिया और उस कॉस्ट को भी रिकवर कर दिया। अब जब आप पैसे मुझे दोगे तो मेरे पास दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, कॉस्ट भी आ जाएगी और मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा। कन्फर्म सेल हो गई। ये क्रेडिट सेल है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल क्या है? इंस्टॉलमेंट सेल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा माल जो किस्तों पे बेचा गया हो। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सुरमा वाले बेचते हैं और गाड़ियां बेचते हैं बैंक वाले या शोरूम वाले। जो भी आपका बिज़नेस होता है वो आपका क्या होता है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर होता है, जिसकी किस्तें बनाई जाती हैं। जब आप किस्तों पे माल बेचते हो बेटा, तो जाहिर सी बात है आप कुछ अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट रिसीव करते हो और कुछ अमाउंट जो रिमेनिंग होता है वो उसकी आप किस्तें बनाते हो हर महीने, ताकि कस्टमर को कन्वीनियंट हो जाए कि वो आपकी इंस्टॉलमेंट आराम से पे कर सके। तो ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में आपको पढ़ाया ही जाता है कि हम इंस्टॉलमेंट सेल कैसे करते हैं और इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। जब भी हम इंस्टॉलमेंट सेल की बात करते हैं बेटा, तो जब भी हम उधार पे किस्तों पे माल बेचते हैं तो वो माल हमारा जो बिकता है उसका जो प्रॉफिट आने वाला होता है वो हम उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए का चीज़ बेची है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज़ बेची 1 लाख रुपए की किस्तों के ऊपर, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 80,000 की मैंने ख़रीदी थी और लाख की मैंने आपको बेच दी, 20,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन ये 20,000 रुपये कब आएगा मेरे पास? ये 20,000 रुपये मेरे पास उस वक्त आएगा जब आप मुझे ये पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, यानी कि 1 साल की पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तब मैं ये 20,000 रुपये कमाऊँगा। जब तक ये कलेक्शन मेरे पास पूरी नहीं आएगी उस वक्त तक मैं अपने प्रॉफिट को रियलाइज़ नहीं कर सकता। जब तक मैं प्रॉफिट को रियलाइज़ नहीं कहूँगा, तो इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर एक टर्म यूज़ होती है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या फिर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो आप एट द टाइम ऑफ सेल रियलाइज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? सर क्रेडिट पे भी उधार पे बेचा था, उस पर हम रिकॉर्ड करते थे, कैश सेल करते थे, उस पर हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते थे, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट पे ऐसा क्यों नहीं करते? इंस्टॉलमेंट पे बेटा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें चांसेस होते हैं कि सामने वाला कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाए, और अगर सामने वाला डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जाहिर सी बात है मैं पैसे रिसीव नहीं कर सकता। तो जब पैसे रिसीव नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है मैं प्रॉफिट भी उसके ऊपर पूरा नहीं कमा सकता। तो ये मैं आगे जाके फर्दर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि किस्तों पर बेचा गया माल इंस्टॉलमेंट सेल्स, कैश पे बेचा गया माल कैश सेल, और क्रेडिट पे यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद पेमेंट आ जाए 15-20 दिन के बाद, वो कहलाती है क्रेडिट सेल। अच्छा बेटा, एक नॉर्मल सी एक इक्वेशन है, जैसे सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सेल प्राइस 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, 20 रुपये मेरा प्रॉफिट। तो भाई सेलिंग प्राइस मेरी 100 रुपये, मैंने 100 रुपये का माल आपको बेचा। तो ये आपकी एक सिंपल सी बेसिक इक्वेशन होती है। अच्छा, अब
कैश सेल होती क्या है, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट डेफिनेशन में कर दिया है। जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई वही चीज़ आपको सामने डेफिनेशन में लिखी हुई नज़र आ जाएगी बेटा। रिकवर कॉस्ट एंड रियलाइज प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल, ये भी यही बात कर रहे हैं कि कॉस्ट रिकवर हो गई और प्रॉफिट रियलाइज हो गया एट द टाइम ऑफ सेल। जैसे ही मैंने आपको 100 रुपये का माल बेचा, मेरी 80 रुपये की कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई और मेरा प्रॉफिट भी 20 रुपये का रिकॉर्ड हो गया उसी वक्त अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। क्रेडिट सेल क्या है? क्रेडिट सेल के बारे में कहते हैं रिकवर कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट भी रिकवर की जाएगी, प्रॉफिट भी रिकवर होगा विद इन अ क्रेडिट पीरियड। जो क्रेडिट पीरियड सेट किया गया है आपका और आपके कस्टमर के दरमियान, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, जितने भी टाइम पीरियड आपका और आपके कस्टमर के बीच में सेट हुआ है, उस टाइम पीरियड में आप अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर लोगे और प्रॉफिट भी रिकवर कर लोगे। बट रियलाइज प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल, लेकिन जैसे ही सेल करते हो आप, आज मैंने आपको माल बेचा तो मैंने आज ही वो सेल रिकॉर्ड कर दी और आज ही मैंने अपने प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड कर दिया। वो भले पेमेंट मेरे पास 10 दिन के बाद आएगी, लेकिन मेरा प्रॉफिट आज उसी वक्त रियलाइज़ होगा जब मैंने आपको सेल की होगी। अच्छा, तीसरा इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स में बात कर रहे हैं बेटा रिकवर्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट कलेक्शन। कॉस्ट भी रिकवर की जाएगी, प्रॉफिट भी रिकवर किया जाएगा, लेकिन कब रिकवर किया जाएगा? ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट। जैसे जैसे आपके पास हर महीने की इंस्टॉलमेंट आना शुरू होगी कस्टमर की तरफ से, तो हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप कुछ परसेंट अपनी कॉस्ट का निकालोगे और कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट निकालोगे, ताकि जब भी मेरे पास कलेक्शन आए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो, तो मेरे पास कॉस्ट भी पूरी रिकवर हो जाए और मेरा प्रॉफिट भी पूरा रिकवर हो जाए। प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड एज अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज का मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो मैंने सेल तो कर दी है और प्रॉफिट होना भी है मुझे, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉफिट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अनरियलाइज एक ऐसा प्रॉफिट जो मैंने अभी तक कमाया नहीं है, कमाऊंगा जब मेरे पास कलेक्शन पूरी आ जाएगी। अनटिल इंस्टॉलमेंट कलेक्शन, जब तक मेरे पास कलेक्शन पूरी नहीं आएगी बेटा, मैं इसको रियलाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि चांसेस हैं, इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, चांसेस हैं कि सामने वाली पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए। जब भी मैं इसको अनरियलाइज या डेफर्ड का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तीनों सेल्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम फर्दर चलते हैं आगे की तरफ। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स, बच्चा पूछता है सर इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो सवाल है वो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी और किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो बेटा मैंने अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटेशंस निकाली हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको एग्ज़ाम के लिए, और इसी कंप्यूटेशंस के ऊपर पूरा सवाल डिपेंड करता है। अगर आपने ये कंप्यूटेशन सीख ली तो इंशाल्लाह आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, वो इंस्टॉलमेंट सेल्स हैं क्या, वो कंप्यूटेशंस हैं क्या और कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल्स में इम्पॉर्टेंट कंप्यूटेशन बेटा जो आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है? सबसे पहली चीज़ बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। इफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट सेल्स इफ कॉस्ट नॉट गिवन। देखो बेटा, अक्सर सवाल जो पेपर में आता है उसमें सवाल में कॉस्ट गिवन होती है आपको। अगर सवाल में कॉस्ट गिवन ना हो, फिर आपको बता रहा हूँ, अगर सवाल में कॉस्ट गिवन ना हो तो आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, यानी कि जो माल मैंने इंस्टॉलमेंट बेचा है उसकी कंप्यूटेशन। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकंड ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1 कॉमर्स से बच्चा पढ़ते हुए आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या? बेचे हुए माल की कीमत। इसी तरह जो इंस्टॉलमेंट पे मैंने माल बेचा उसकी कीमत क्या है, कितने का माल बेचा है। भाई मुझे पता होना चाहिए कि मैंने माल कितने का बेचा है। तो कितने का माल बेचा है अगर सवाल में गिवन नहीं है बेटा, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये 3-4 कॉम्पोनेंट गिवन होंगे सवाल में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जैसे हर कॉमर्स के बच्चे को पता है। ऐड नेट परचेजेस, दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। माइनस कर देंगे बचे हुए माल की कीमत, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। ये कॉमर्स का बच्चा यही कंप्यूटेशन करते हुए आ रहा है इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। लेकिन यहाँ पे
इसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। हमें कीमत उसी चीज़ की मालूम करनी जो मैंने बेचा है। तो बेचे हुए माल की कीमत मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, जो शुरू का साल के स्टार्ट का माल था, ओपनिंग का, उसके अंदर जितना माल ख़रीदा उसको जमा किया और वो माल माइनस कर दिया जो बच गया। ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस एंडिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। ये उस वक्त कैलकुलेट होगा बेटा जब आपके पास कॉस्ट गिवन नहीं होगी। अगर कॉस्ट गिवन है तो ये वाली कंप्यूटेशन एग्जैम्प्ट कर देना, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सवाल में कॉस्ट गिवन होगी, पहली चीज़। अच्छा, स्टेप नंबर टू बेटा मैंडेटरी है। इंस्टॉलमेंट सेल्स के चैप्टर में ये कंप्यूटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले भी अभी हमने देखा अनरियलाइज का वर्ड, जो मैंने बताया अनरियलाइज या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जो मैंने अभी कमाया नहीं है, रियलाइज नहीं किया। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रॉफिट मालूम करना है, कितना प्रॉफिट है मेरा। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट। 100 रुपये की चीज़ थी, 80 रुपये की खरीदी थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 20 रुपये। तो सेलिंग प्राइस 100 रुपये, कॉस्ट 80 रुपये, और दोनों का जो फ़र्क आया वो क्या आया? 20 रुपये। तो वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। इसी तरह आपने यहाँ पे कंप्यूटेशन करनी है, इंस्टॉलमेंट सेल्स कितने का माल बेचा गया है वो सवाल में गिवन है। इंस्टॉलमेंट सेल्स आपको सवाल में गिवन होती है। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, बेचे हुए माल की कीमत को माइनस कर दो। अगर सवाल में गिवन है तो वेल एंड गुड, आपने वहाँ से पिक करी वैल्यू और फॉर्मेट में लगा दी। और अगर सवाल में गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं सर, हमने ऊपर निकाली है स्टेप नंबर 1 में। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आपने कैलकुलेट की हो या पेपर में गिवन हो, वहाँ से वैल्यू उठानी है और सेल्स में से माइनस करनी है। तो जो दोनों का फ़र्क होगा वो आपका क्या कहलाएगा? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये सेकंड स्टेप। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप, ये भी मैंडेटरी है आपका, हर सवाल में इंस्टॉलमेंट सेल्स में आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। कंप्यूटेशन अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है? मैंने जो सेल करी है और मेरी जो कॉस्ट थी, इसके ऊपर जो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 40 रुपये कमा रहा हूँ, जितना भी प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया 100 रुपये की चीज़ बेची, 80 रुपये की कीमत थी, मैंने 20 रुपये कमाए। तो वो 20 रुपये तो हैं, शक्ल तो नज़र आ रही है मुझे 20 रुपये की, लेकिन मुझे ये मालूम करना है कि वो कितना परसेंट है मेरी सेल का, कितने परसेंट के ऊपर मैं काम करता हूँ, कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट रेट है। तो प्रॉफिट रेट निकालने का जो फॉर्मूला आपको गिवन है वो है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। उस अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया अपने सेल के ऊपर। इंस्टॉलमेंट सेल्स कितने का माल बेचा था, इंस्टॉलमेंट सेल भी आपको सवाल में गिवन है, सेकंड स्टेप के अंदर मेंशन है। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे 100 से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है सेल्स पे। ठीक है बेटा, ये सेकंड कंप्यूटेशन जो आपको मैंडेटरी करनी है। तो 3 कंप्यूटेशन, पहला स्टेप आपका कॉस्ट का, अगर कॉस्ट गिवन ना हो तो करके दिखानी पड़ेगी। दूसरा मैंडेटरी है, ज़रूरी है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तीसरा स्टेप आपका अनरियलाइज प्रॉफिट रेट निकालना ज़रूरी है, ये स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सर अनरियलाइज तो सुन लिया, ये रियलाइज का वर्ड अभी आया। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बेटा? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि अगर मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है आपसे, मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जून या जुलाई में मैंने आपको माल बेचा और हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई 2023 में मैंने माल बेचा आपको और 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, और साल का एयर एंड होता है दिसंबर में, दिसंबर 2023 में। ठीक है बच्चों, तो जुलाई में माल बेचा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के बाद एयर एंड हो गया। तो इस 6 महीने के पे जब एयर एंड हुआ, मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंटिंग को क्लोज करने आऊँगा एयर एंड के ऊपर, तो जाहिर सी बात है हमारे और आपके बीच में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 6 महीने गुजर गए। तो इस 6 महीने में आपने कुछ किस्तें अदा की होंगी मुझे। तो इस 6 महीने की जो किस्तें आपने अदा की हैं उसके ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया इस साल का, यानी कि एयर एंड तक मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए और उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट।
कि अनरियलाइज तो उस वक्त था जब आपने जुलाई में सेल की थी। अब दिसंबर आ गया, दिसंबर में आपने कुछ कलेक्शन ले ली, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कुछ कलेक्शन आपने वसूल कर ली कस्टमर से, तो इस कलेक्शन के ऊपर कुछ प्रॉफिट भी होगा आपका। तो उस प्रॉफिट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा लिया उस कलेक्शन के ऊपर, तो वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाना होता है। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन में आपने जितना भी पैसा लिया हो, डाउन पेमेंट लिए हो, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट लिए हो, या अगर डाउन पेमेंट नहीं है सवाल में तो डाउन पेमेंट हटा दीजिए, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स आ गई, या इंस्टॉलमेंट्स गिवन होंगी या डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो टोटल कलेक्शन आपने कितनी की है पूरे साल की, या पूरे 6 महीने में, वो 6 महीने की कलेक्शन को आपने उठाया, या अमूमन सवाल में लिख के देता है कैश कलेक्शन इतनी हुई है साल की। अगर अमाउंट दे दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट आप निकालोगे, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद आप जितने महीने की इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करोगे उससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो टोटल कलेक्शन आ जाएगी। अब जो टोटल कलेक्शन आपने करी है उस कलेक्शन के ऊपर जो प्रॉफिट रेट आपने प्रीवियस स्टेप नंबर 3 में निकाला था, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, वो रेट आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आपने जो भी अमाउंट निकाली वो आपका इस 6 महीने का प्रॉफिट है जो आपने इंस्टॉलमेंट सेल्स के ऊपर कमाया है बेटा। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, स्टेप नंबर 4। अच्छा, इसके बाद अमूमन सवाल में चीज़ आती है एक रीपोजीशन। रीपोजीशन क्या होता है? रीपोजीशन क्या होता है सर? रीपोजीशन ये होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में बेची हो और उसका कब्ज़ा वापस ले लिया जाए। कैसे ले लिया जाए? मैंने आपको एक चीज़ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बेची थी, हर महीने आप किस्तें भर रहे थे, आपने 6 इंस्टॉलमेंट भर दी, 7वीं 8वीं इंस्टॉलमेंट पे आप डिफ़ॉल्ट कर गए। जब आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो जाहिर सी बात है मैं अपना सामान आपके पास से उठा के ले आऊँगा, अपने कस्टडी में ले लूँगा, रिपोजीशन कर लूँगा। मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में बेचता हूँ तो इंस्टॉलमेंट सेल्स के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंस्टॉलमेंट सेल्स का लॉ है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे सेल बेचते हो चीज़ें तो आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी चीज़ को रिपोजीशन कर सकते हो इन केस ऑफ कस्टमर डिफ़ॉल्ट। अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आप रिपोजीशन कर सकते हो। रिपोजीशन होती क्या हमने देख ली। अच्छा, रिपोजीशन की कुछ कैलकुलेशन है बेटा, सवाल में आ जाए तो घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। 2 स्टेप में सवाल सॉल्व होता है और फिर इसकी एक जनरल एंट्री बनती है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या है रिपोजीशन का? कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रिपोजिट मर्चेंडाइज। बुक वैल्यू क्या होती है? यानी कि जो असल कीमत आपकी लगी हुई है इस एसेट के ऊपर, वो क्या है? एक्चुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या एट द टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट, जब आप अपनी चीज़ उठा के लाए हो कस्टमर के पास से, तो उस वक्त उस चीज़ के ऊपर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल अमाउंट जनरली सवाल में गिवन होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अमाउंट। मैंने आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे माल बेचा 1 लाख रुपए का, आप हर महीने 10,000 रुपये देते हो मुझे, या 1,20,000 का माल बेचा 1 साल के ऊपर 12 महीने के ऊपर, आप हर महीने में 10,000 रुपये देते हो, तो 1 साल में 1,20,000 रुपये दोगे। आपने 6 महीने पैसे दिए, यानी कि आपने 60,000 रुपये दे दिए, 60,000 रुपये बाकी रह गए थे। जब आपने 60,000 रुपये दे दिए, 60,000 रुपये बाकी रह गए थे, और अब आपने किस्तें देना बंद कर दी। जब आपने किस्त देना बंद कर दी तो मैंने आपसे 60,000 रुपये वसूल कर लिए, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिमेनिंग कितना रह गया बेटा? 60,000 देना बाकी था। जब 60,000 देना बाकी था तो वो 60,000 रुपये कंसीडर किया जाएगा अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल अमाउंट या इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अमाउंट। यानी कि मुझे आपसे 60,000 रुपये लेने थे, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट कर गए, आप भाग गए। जब आप भाग गए तो मैंने आपकी चीज़ उठा ली। जब मैंने रिपोजीशन कर ली आपसे, तो मुझे और आपसे जो पैसे का कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच, वो कितना रह गया था बेटा? 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये कंसीडर किया जाएगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल। अच्छा, जो 60,000 रुपये लेने थे मुझे, जाहिर सी बात है इसके ऊपर मेरी कॉस्ट भी लगी हुई है, और इसके ऊपर मैं आपसे प्रॉफिट भी कमाने वाला था, जो मेरा प्रॉफिट रेट होगा। तो भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो प्रॉफिट तो कमाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल होता ही नहीं कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, क्योंकि वो तो डूब गए पैसे।
अब आप 60,000 रुपये मुझे नहीं दोगे, तो जब आप 60,000 रुपये नहीं दोगे तो मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ वो हुआ 60,000 रुपये से। उस 60,000 रुपये के ऊपर जितना मेरा प्रॉफिट था बेटा उसको मैंने माइनस किया। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल अमाउंट जितना भी कैंसिल हुआ है 60,000 रुपये, उसके ऊपर मैंने अपना वही प्रॉफिट रेट लगाया जितना मेरा और आपका बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। अनरियलाइज प्रॉफिट रेट जो मैंने प्रीवियस स्टेप नंबर 3 में निकाला, वो रेट आपने अप्लाई किया तो एक अमाउंट आ गया। उस अमाउंट को आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल से माइनस किया तो आपकी एक्चुअल बुक वैल्यू आ गई, यानी कि आपका कितना पैसा लगा हुआ इस 60,000 के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, आपने परसेंटेज अप्लाई किया, 20% प्रॉफिट रेट था तो आपने 12,000 रुपये माइनस कर दिए, तो आपके पास अमाउंट बच गया 48,000। यानी कि इस 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के ऊपर 12,000 रुपये आपका प्रॉफिट था जो अब रियलाइज नहीं होगा, ख़त्म हो गया। एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी लगी हुई है 48,000। दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इसके बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं रिपोजेशन का बेटा। सेकंड स्टेप रिपोजेशन में क्या करते हैं, गेन और लॉस। सही है, रिपोजेशन कर लिया, अब इस रिपोजेशन के ऊपर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ये भी तो पता हो। तो मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। मैंने रिपोजेशन की आपसे 60,000 रुपये की, मैं चला गया मार्केट में लेके, जो मेरी एक्चुअल बुक वैल्यू लगी है वो कितनी है भाई 40,000 रुपये। प्रॉफिट मैंने हटा दिया, अब 48,000 रुपये का मेरे पास एसेट है। अब जब 48,000 रुपये का ये एसेट है, मैं गया मार्केट में, मार्केट वैल्यू लगवाई, भले बेची हो नहीं बेची हो, मैंने सिर्फ मार्केट वैल्यू लगाई। दुकानदार मुझे 50,000 देने को तैयार है, मार्केट वाला मुझे 50,000 रुपये दे रहा है और मेरी एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 48,000, क्योंकि मैंने प्रॉफिट तो हटा दिया, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी हुई है 48,000 और मार्केट वाला दे रहा है मुझे 50,000। तो 50,000 मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू 48,000 कम है, इसका मतलब है 2,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा है। दैट इज कॉल्ड गेन ऑन रिपोजेशन। और अगर यही चीज़ मैं मार्केट में दोबारा लेके जाऊँ, मार्केट वैल्यू लगवाऊँ, मार्केट में मुझे मिलना है 45,000, जबकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी हुई है 48,000, मार्केट में मुझे मिलना है 45,000। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट ये चीज़ 45,000 की है और मेरे हिसाब से जो मेरी कीमत लगी है इसके ऊपर वो लगी 48,000। तो ये कहलाता है लॉस ऑन रिपोजेशन। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, बुक वैल्यू कम होगी तो गेन रिकॉर्ड किया जाएगा, मार्केट वैल्यू कम होगी और बुक वैल्यू ज़्यादा होगी तो लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों। ये एक समरी थी बेटा, ये एक समरी थी इंस्टॉलमेंट सेल्स की स्टार्टिंग से लेकर रिपोजेशन तक की। ये ऑल कंपटीशन, इनके अलावा मेजर कोई एक्स्ट्रा कंपटीशंस नहीं आती। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस के हवाले से भी, पास पेपर के हवाले से भी मैं सॉल्व करवा के दिखा दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ वो पूछता है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपकी मैंडेटरी बननी है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, जर्नल एंट्री में आपके सामने है जर्नल एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, कैश और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये पहली एंट्री है। अगर सवाल में लिखा हो परचेज मर्चेंडाइज या परचेज गुड्स ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, अगर सवाल में परचेज की बात की जाएगी तो ये एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और कैश अकाउंट पेबल क्रेडिट, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एंट्री आपने देखी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री लाजमी है बेटा। ये क्या है, अब आप प्रीवियसली कॉमर्स के स्टूडेंट अगर हैं तो वो एंट्री बनाते हुए आते हैं कि क्रेडिट पे माल बेचा गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे वर्ड एडिशन किया गया इंस्टॉलमेंट का। क्यों? ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि हमने जो माल बेचा है वो उधार पे और किस्तों पे बेचा है, अभी पैसे रिसीव नहीं किए। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। जब मैंने सेल रिकॉर्ड करी तो उसके फौरन बाद मेरी कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, कितने का माल बेचा था, जो कंप्यूटेशन में मैंने निकाला था वो, या फिर सवाल में जो कॉस्ट गिवन हो। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। इसके बाद तीसरी एंट्री, इस सेल और कॉस्ट के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना है। इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट किया, क्लोज किया अकाउंट को, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्रेडिट किया, क्लोज किया। यानी कि आप ऊपर देखें सेकंड एंट्री में इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड हुआ है क्रेडिट साइड में, जब एक्चुअल रिकॉर्ड एंट्री क्रेडिट में होती है उसकी क्लोजिंग एंट्री डेबिट में होती है। इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट की, डेबिट किया, रेवेन्यू था, क्लोज किया। कॉस्ट डेबिट थी,
कॉस्ट को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, और दोनों का जो फर्क था वो मैंने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में डाल दिया। प्रॉफिट तो है मेरा इसके ऊपर, लेकिन अभी तक अनरियलाइज है। अच्छा, उसके बाद एक एंट्री है कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। कुछ दुकानदार किस्तों में बेचते हैं तो वो अमूमन क्या करते हैं, कुछ डाउन पेमेंट वसूल करते हैं स्टार्टिंग में, कुछ पैसे 2, 4, 5, 10,000 रुपये लेते हैं, या कुछ परसेंट सेल का वो डाउन पेमेंट लेते हैं। तो वो डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट की जाती है। तो वो जब डाउन पेमेंट सवाल में लिखा आएगा तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड डाउन पेमेंट। फिर इसके बाद सेम एंट्री दी हुई है सर, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन इसकी नरेशन आप पढ़ें तो लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब जब आप किस्तें देना शुरू करोगे और आप जब किस्तें रिसीव करना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात, जब कैश रिसीव करोगे कैश डेबिट हो जाएगा आपके पास। और पैसा आया कहाँ से सर, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल था जो पैसा अब वसूल हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते जाओगे आप एंट्री बनाते जाओगे कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर 3-4 साल का डाटा दिया हुआ है, 3-4 साल की कलेक्शन अलग अलग दी हुई है तो अलग अलग एंट्री मेंशन, और अगर एक साथ लमसम अमाउंट दे दिया कि पूरे साल में इतना कलेक्ट किया तो आपने उसकी एक एंट्री बना दी। उसके बाद वो कहते हैं रियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड करके दिखा दो। रियलाइज प्रॉफिट वो जो हमने कंप्यूटेशन में निकाला था पीछे, रियलाइज प्रॉफिट क्या है बेटा, अनरियलाइज जो प्रॉफिट आपने ऊपर चौथी एंट्री में डाला है, अनरियलाइज प्रॉफिट को क्रेडिट किया, जितना भी अमाउंट हो आपका उसमें से जितना प्रॉफिट आपने कमा लिया इस साल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 6 महीने आपने कलेक्शन दे दी और साल का एंड हो गया। अब मुझे अकाउंट ऑफ बुक क्लोज करनी है, तो जब 6 महीने की कलेक्शन आपने कर दी तो उस 6 महीने के ऊपर मेरा कुछ परसेंट प्रॉफिट था जो अनरियलाइज प्रॉफिट का रेट था। उस प्रॉफिट रेट को के अकॉर्डिंग मैंने आरजीपी निकाला था प्रीवियस कंप्यूटेशन में, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जो रियलाइज प्रॉफिट निकाला था उसकी एंट्री क्या बनेगी, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट किया, जो प्रॉफिट मेरा यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड है अनरियलाइज इसको ख़त्म किया डेबिट करके, जितना अमाउंट हमने कमाया उस अमाउंट को मैंने ट्रांसफर किसमें किया बेटा, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। अच्छा, ये वो मेजर एंट्रीज हैं जो आपको लाजमी करनी है, ठीक है बेटा। सिर्फ पहली एंट्री ऐसी है जो आपकी मैंडेटरी नहीं है, अगर परचेज होगी तो होगी, अदरवाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। रिपोजेशन हमने पढ़ा, गेन और लॉस भी देखा। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है रिपोजेज मर्चेंडाइज, यानी कि रिपोजेज मर्चेंडाइज यानी कि जो चीज़ आपने अपने अख्तियार में वापस ले ली, यानी कि अपने कब्जे में वापस ले ली, उसकी जो सवाल में मार्केट वैल्यू गिवन होती है, जो मैंने गेन और लॉस की कंप्यूटेशन में दिखाया भी आपको, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू सवाल में गिवन होती है दैट इज कॉल्ड रिपोजेज मर्चेंडाइज कॉस्ट, तो वो रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड पे सबसे पहले। उसके बाद आपको याद हो जब मैं गेन और लॉस से पहले एक बुक वैल्यू निकाल रहा था तो उस बुक वैल्यू के अंदर मैंने माइनस किया था अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उसके ऊपर जो प्रॉफिट मैं नहीं कमा सका, तो वो प्रॉफिट मैंने डेबिट करके ख़त्म कर दिया कि ये प्रॉफिट अब नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है लॉस ऑन रिपोजेशन, अगर कंप्यूटेशन में आपका लॉस आ रहा है तो वो डेबिट, अगर कंप्यूटेशन में आपके पास गेन आ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और फिर आखिरी में क्रेडिट कर दिया आपने इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों गया, क्योंकि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है। जो प्रीवियसली रिसीवेबल ओपन हुआ था उस रिसीवेबल को मैंने क्लोज कर दिया क्रेडिट करके। ये वो अमाउंट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। रिपोजेशन की स्टेप नंबर 1 की जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल अमाउंट है, उस अमाउंट से इस अमाउंट को क्रेडिट करना है। आखिरी एंट्री क्लोजिंग पूछता है बेटा, वो अगर पूछ लिया सवाल में या कोई एक्सपेंस बता दिए गए तो वो कहते हैं क्लोजिंग करके दिखा दो। तो क्लोजिंग के लिए आपने बता दिया रियलाइज प्रॉफिट, यानी कि जो आपने इनकम कमाई उसको डेबिट किया, अगर कोई गेन हुआ है तो गेन को डेबिट करके क्लोज किया, अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, अगर कोई लॉस हुआ है रिपोजेशन के ऊपर तो उसको क्रेडिट कर दिया। बाकी जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला। अगर लॉस हुआ टोटल यानी कि रेवेन्यू रियलाइज प्रॉफिट और गेन कम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो उसके ट्रांसफ़र कर देंगे लॉस के अंदर, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बेटा ये एक चैप्टर इंस्टॉलमेंट सेल और उसकी समरी थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल एजुकेशन ईवो और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी स्लाइड्स के ऊपर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करें। और मेरा ईमेल एड्रेस भी है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चैप्टर के हवाले से कोई भी मसला है तो इंशाअल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप हर चीज़ से की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर टॉपिक को ईज़िली कैच कर सकें। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।